ऑलराइट किड्स, वेलकम बैक। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने सेक्शन 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, बिजनेस क्लासिफिकेशन। जिसके पहले पार्ट में हमने अपनी क्लास के पहले हाफ में स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की थी कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो 3 स्टेजेस में हो सकते हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर इसे कहते हैं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, या टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो 3 सेक्टर्स में हो सकते हैं। प्राइमरी का ताल्लुक उन बिजनेसेस से है, प्राइमरी का ताल्लुक उन बिजनेसेस से है जो गुड्स निकालने में, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने में लगे हुए, जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो बिजनेसेस हम प्राइमरी सेक्टर बिजनेस कहते हैं, प्राइमरी लेवल बिजनेस कहते हैं, प्राइमरी स्टेज बिजनेस कहते हैं। सेकेंडरी वो जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन में, प्रोडक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शरी वो जो सर्विस दे रहे हैं, तो जो सर्विस दे रहे हैं उन्हें हम टर्शरी कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैं हमारे पास। हमने रिमेंबर लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल ली थी बहुत सुकून से कि मिस्टर ए अनमोल फर्नीचर पे गए, अनमोल फर्नीचर टर्शरी था। अनमोल फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है अब्बासी फर्नीचर से, जो फर्नीचर बनाते हैं वो सेकेंडरी में था। और अब्बासी फर्नीचर जो है वो खुद फर्नीचर तो बनाता है लेकिन लकड़ियां खुद नहीं काटता, लकड़ियां वो खरीदता है इब्राहिम वुड कटर से, जो कि प्राइमरी में था। तो फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि सर कौन सी एक्टिविटी, कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा कि इंपॉर्टेंस जो है वो वेरी करती है इकोनॉमी टू इकोनॉमी, कंडीशन टू कंडीशन, लेकिन तीनों ही इक्विवेलेंट हैं, तीनों ही बराबर के इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों ने बोला था प्राइमरी, और आप दोनों ने गालिबन ये सोच के प्राइमरी बोला था कि प्राइमरी नहीं होगा तो आगे टर्शरी तक मामलात कैसे चलेंगे। और उसका जवाब आपको मैंने बहुत डिटेल में दे दिया था कि वो कंट्रीज जो कि प्राइमरी पे फोकस करती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती हैं, वो कंट्रीज जो कि टर्शरी पे फोकस करती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि सर एक बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऊपर, कि जहां बहुत सारी कंट्रीज सेकेंडरी स्टेज को, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिग्रेड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं उससे, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, उसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और वो कंट्रीज जहां पे सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था कि सर तीन इकोनॉमीज होती हैं हमारे पास दुनिया में, जितनी कंट्रीज हैं उन्हें इकोनॉमीज कहते हैं इकोनॉमिक्स में। और 3 किस्म की इकोनॉमीज होती हैं। 3 इकोनॉमीज आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बिजनेस में हम यहाँ एक ही इकोनॉमी पढ़ते हैं जिसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। और हमने ये पढ़ा था कि सर मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर दो बिजनेसेस जो हैं, बिजनेसेस और रिसोर्सेस, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी हैं और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में भी हैं। दोनों सेक्टर्स मिलके बिजनेसेस चला रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, कुछ बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पास होते हैं। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का कि सर मिक्स इकोनॉमी के अलावा और कौन कौन सी इकोनॉमीज होती हैं। और बेटा मिक्स इकोनॉमी के अलावा एक होती है प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। मरियम एंड शायान, क्या आप लोगों ने प्लान्ड एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा हुआ है बेटा? डू यू गाइस हैव आइडिया अबाउट मिक्स, प्लान्ड एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी? शायान कह रहे हैं नो सर, नो आइडिया। ओ, मरियम भी कह रही है नो। आई एम अमेज। अच्छा, हो सकता है इकोनॉमिक्स में भी आया ना हो, इकोनॉमिक्स में आगे जाकर आएगा। चलो इतना बता देता हूँ, बस इतना बता देता हूँ क्योंकि ये आपके बिजनेस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्लैंड इकोनॉमी में मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, बिजनेसेस का और रिसोर्सेस का।
ज्यादातर बिजनेसेस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, ज्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और मार्केट इकोनॉमी में ज्यादातर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। ज्यादा बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। तो आई होप दैट दिस सम्स अप। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, हाँ हमारे सिलेबस में मिक्स इकोनॉमी है। चलिए मिक्स इकोनॉमी में बात करते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी में हमें ये कह रहा है कि बिजनेसेस और रिसोर्सेस, प्राइवेट और पब्लिक, दोनों सेक्टर्स के पास होते हैं। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का कि सर व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, कि सर ये प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ऐसे बिजनेसेस जो मेरे और आप जैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, आपका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। ना मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ना आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना मैं गवर्नमेंट को बिलोंग करता हूं, ना आप गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो अब हम अगर कोई बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस को हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहते हैं। गौर से देखिएगा, इट इज वेयर businesses are owned by private individuals and not by the government. Private individuals like you guys and me who don't belong to the government. तो मैं जो बिजनेसेस कर रहा हूं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहते हैं। उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस कहते हैं। जो बिजनेस आप लोग कर रहे हैं या आप करेंगे, उन्हें प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो लोग होते हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो मैं, मेरे और आप जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना, ये डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, क्या क्या किस चीज का बिजनेस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, कि ये कैसे बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएं, लैपटॉप बनाएं या सेलफोन बनाएं, आईपैड बनाएं या लाइट बनाएं, स्टेशनरी बनाएं या फर्नीचर बनाएं, घर बनाएं या गाड़ी बनाएं। ये डिसाइड करने वाले मैं और आप हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये डिसाइड करने वाले मैं और आप हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हम डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम ही डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। मैं और आप ही डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। लेबर यूज करें या मशीन्स यूज करें। लेबर यूज करें तो अनस्किल्ड यूज करें या स्किल्ड यूज करें, या सेमी स्किल्ड यूज करें या हाईली स्किल्ड यूज करें। लोकल लेबर यूज करें या बाहर से लेबर इंपोर्ट करें। और आखिरी में फॉर whom टू प्रोड्यूस, बना किसके लिए रहे, किसके लिए बनाना है। अमीर के लिए बनाए या गरीब के लिए बनाए, इज्जतदार के लिए बनाए या बगैर इज्जत वाले के लिए बनाए, गांव के लोगों के लिए बनाए या शहर के लोगों के लिए बनाए, लोकल लोगों के लिए बनाए या इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के लिए बनाए। ये फैसले मैं और आप लेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि हमारा मेन मकसद, ये देखो, द मेन मोटिव
इज टू मेक प्रॉफिट। मेरा और आपका प्राइमरी मकसद बिजनेस करने का है ही प्रॉफिट कमाना। मैं और आप बिजनेस ही स्टार्ट करें प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकेंडरी एम इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। हमारा सेकेंडरी काम जो है ना, सेकेंडरी, वो है एफिशिएंसी बढ़ाना, कि बस किसी तरीके से हम एफिशिएंसी बढ़ाएं। एफिशिएंसी वो पहले चैप्टर में याद करो, एफिशिएंसी पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं रिसोर्सेस की, कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने को, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो है ना, प्राइवेट सेक्टर वो ज्यादातर प्रोवाइड करता है प्राइवेट गुड्स। ज्यादातर वो प्रोवाइड करता है प्राइवेट गुड्स, जैसे शूज, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइवेट गुड्स जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने खरीदे हुए होते हैं सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनकी ओनरशिप में होते हैं, उन गुड्स को हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। जैसे मेरा ये सेल फोन, जैसे मेरा सेल फोन, मेरे और मेरी फैमिली के अलावा ये कोई और यूज नहीं कर सकता। जिसको मैं इजाजत दूंगा ये वो यूज करेगा। इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट गुड। इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट गुड। इसे प्राइवेट गुड कहते हैं हम, क्योंकि जिसको, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ओनरशिप है। तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर प्राइवेट गुड सप्लाई करता है। इसके कंट्रास्ट हमारे पास दूसरा सेक्टर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, वैसे नाम से तो ये लग रहा है लोग, पब्लिक की बात हो रही है, लेकिन ये लाजमी पब्लिक की बात नहीं हो रही। नाम से तो ये पब्लिक सेक्टर लग रहा है, नाम से तो ये पब्लिक सेक्टर लग रहा है। पब्लिक सेक्टर मतलब, पब्लिक सेक्टर का मतलब नाम से तो ये लग रहा है जहां पब्लिक है, अवाम है, लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? इट इज वेयर बिजनेसेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट ओन करती है, ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब पता है आपको? स्टेट ओन्ड। ये देखें, मतलब है स्टेट ओन्ड। जो गवर्नमेंट ओन करती है, स्टेट ओन करती है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिसाइड ऑन व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये बिजनेसेस हैं ही गवर्नमेंट के पास, ये बिजनेसेस गवर्नमेंट के हाथ में। तो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है ना, गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट पीपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है। वो डिसाइड करेंगे कि स्कूल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्ले ग्राउंड बनाना है या ऑडिटोरियम बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है या म्यूजियम बनाना है, जू बनाना है या टेक्सटाइल स्टेट बनाना है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कैसे बनाना है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कि लेबर से बनाना है, कैपिटल के थ्रू, मशीन्स के थ्रू बनाना है, और किसके लिए बनाना है। तो जो चीजें प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं और आप डिसाइड कर रहे थे, यहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का ना, गवर्नमेंट का प्राइमरी मकसद पता है क्या है? द प्राइमरी मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड टू इंक्रीज वेलफेयर। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, ये दुनिया की अच्छी इज्जतदाराना गवर्नमेंट की बात हो रही है। आप बोलोगे सर कौन सी गवर्नमेंट पाकिस्तान में वेलफेयर प्रोवाइड करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है? ये तो सर टैक्स के अलावा कुछ भी नहीं, टैक्स ले लेते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं प्रोवाइड करते। आप देखें तो ये बेटा, ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ये हम पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो सर्विसेज प्रोवाइड करना और वेलफेयर प्रोवाइड करना, वेलफेयर इंक्रीज करना, वेलफेयर इंप्रूव करना, ये गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव होता है। ज्यादातर जो गुड्स हैं वो गवर्नमेंट जो है ना फ्री ऑफ चार्ज कंज्यूमर्स को देती है, कि उन चीजों के पैसे, उन चीजों को चलाने के लिए जो पैसे आते हैं वो टैक्स से आते हैं और कंज्यूमर से नहीं आते। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बोल रहा हूं अल्लाह ना करे कि हमें कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़े पाकिस्तान में। अब्रॉड में तो ठीक है, पाकिस्तान में और खास तौर पे कराची में, सिंध में, मेरी मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें सिंध के और कराची के और पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बचाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स जाते हैं उनसे मेयर चार्जेस ली जाती है, मीगर चार्जेस ली जाती है। वो मतलब बहुत ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने के जो पैसे हैं वो टैक्स से आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने के जो पैसे हैं वो टैक्स से आते हैं और यूजर से नहीं आते। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो दुनिया भर में सर्विसेज और वेलफेयर पे काम करती है। हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स का ये हाल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गधे धुल रहे होते हैं। धोबी गार्ड बना हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में धोबी गार्ड बना हुआ है, वह गधे धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बताएं। और हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो कुत्ते घूम रहे हैं। ठीक है ना। तो कितना बुरा हाल है, क्या वेलफेयर और क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर जो है ना, पब्लिक सेक्टर दुनिया भर में उसका मेन काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, यूटिलिटीज। अब आप देखो, दुनिया भर की गवर्नमेंट का ये काम है, दुनिया भर की गवर्नमेंट का ये काम है कि अपने लोगों के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, अपने लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करें, अपने लोगों के लिए मेडिकल प्रोवाइड करें, अपने लोगों के लिए यूटिलिटीज प्रोवाइड करें। हमारे यहां तो गैस बंद हो जाती है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता, लाइट बिल भरने के बावजूद नहीं आती, रोड्स है नहीं, रोड है खड्डों के बीच में, कहीं कहीं खड्डे हैं उसके बीच में, कहीं कहीं रोड है। इज दिस राइट? ऐसे ही है ना। तो पब्लिक सेक्टर वो बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेसेस होते हैं जो कि मैं और आप ओन करते हैं। अच्छा, मुझे कैन यू गिव ऑल राइट किड्स, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि अच्छा, मरियम हैज अ क्वेश्चन कि सर, आर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पब्लिक और प्राइवेट? इफ टेक्सटाइल बिजनेस फैक्ट्री इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट तो वो पब्लिक में आएगी, इफ इट ओन्ड बाय प्राइवेट तो प्राइवेट सेक्टर में आएगी। इंडस्ट्री और फर्म में फर्क होता है, ये आपको थोड़ा सा आगे जाके फर्क समझ आएगा। इंडस्ट्री और फर्म में समझ होता है, फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, ये आपको इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर मेरे और आप जैसे लोग ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक हो गया। चलें, और कोई सवाल यहां तक? यस प्लीज, मरियम एंड शायान, या तो कोई क्वेश्चन बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, नो। ओके, आगे चलते हैं। तो अब आप देखो, हुआ ये, हो ये रहा है रिसेंटली, देखो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। रिसेंटली there have been a change in the balance of ownership of these two sectors. एक टाइम था, एक टाइम था जब गवर्नमेंट ज्यादातर बिजनेस अपने हाथ में रखती थी, गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था बिजनेसेस के ऊपर, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। लेकिन फिर एक बड़ा शिफ्ट आया बैलेंस ऑफ ओनरशिप में, और गवर्नमेंट्स have started selling their businesses
to private sector, it is called privatization. अब हुआ ये कि शुरू में तो मतलब अगर मैं आज से 60, 70, 80 ईयर्स पुरानी बात करूं तो ज्यादातर गवर्नमेंट, दुनिया की कंट्रीज की गवर्नमेंट अपनी अपनी कंट्री के बिजनेसेस की ओनरशिप रखती थी। मतलब ठीक ठाक कंट्रोल था गवर्नमेंट्स का अपने कंट्री के अंदर बिजनेसेस के ऊपर। मतलब ज्यादातर बिजनेसेस, 70% बिजनेस, 75% बिजनेसेस गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी। लेकिन फिर पिछले, आप समझ लो तकरीबन 30, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स से एक ट्रेंड शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया कि भैया ये बिजनेस हम गवर्नमेंट ओन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से कहा आप हमसे खरीद लो और आप चलाओ। जैसे पाकिस्तान में दो बड़ी एग्जाम्पल्स आपको देता हूं जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस थे लेकिन प्राइवेटाइज हुए। क्या हुए? प्राइवेटाइज हुए। उन्हें प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा। पहला, पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एंड लैंडलाइन, या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है आई गेस। बहरहाल पीटीसीएल गवर्नमेंट का बिजनेस होता था। 2002 में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेटाइज कर दिया। तो जब उसे प्राइवेटाइज किया तो दुबई की, यूएई की, मिडल ईस्ट की कंपनी है एतिसलात, एतिसलात ने पीटीसीएल को खरीद लिया और अभी भी एतिसलात चला रहा है पीटीसीएल को पाकिस्तान में। तभी तो देखो फाइबर ऑप्टिक जो है वो पानी के नीचे से जो आ रही है तो वो अबू धाबी से आ रही है हमारे पास। वो फाइबर ऑप्टिक हमारे पास अबू धाबी से आ रही है, जो समंदर से आ रही है, जिसको हर थोड़े दिन में शार्क खा जाती है ना। इंटरनेट की तार शार्क खा गई, वेल खा गई, है ना। तो पीटीसीएल वॉज प्राइवेटाइज, प्राइवेट सेक्टर में चले गया। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक वॉज प्राइवेटाइज। इसी तरीके से अभी बात हो रही है पीआईए शुड बी प्राइवेटाइज। अभी बात हो रही है कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दो। सवाल यह आता है कि सर प्राइवेटाइज क्यों करते हैं? प्राइवेटाइज करने के कुछ फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं। प्राइवेटाइज करने के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन पब्लिक सेक्टर। यह बात याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट होता है, काम जल्दी होगा और क्विक होगा। जल्दी 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 होगा, क्विक होगा, रिसोर्सेस कम खर्च होंगे और आउटपुट अच्छा आएगा। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उसमें सुस्ती होती है, काहिली होती है और एफिशिएंसीज लो होती है। प्राइवेट सेक्टर के पास ठीक ठाक फंड्स होते हैं, वो आराम से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसे होते हैं, ऐसा ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट गरीब है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो पैसा, इतना बड़ा पैसा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो गवर्नमेंट हर चीज पे पैसा नहीं लगा सकती। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे कमाल चीज होती है कि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, बेटर हो जाती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, क्विक डिसीजंस लेता है। गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट को चीज करना चाह रही है, मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पीआईए में चेंजेस लेकर आएंगे और पीआईए के क्राफ्ट्स को मॉडर्नाइज करेंगे और नए क्राफ्ट्स भी खरीदेंगे और नए रूट्स पे जाएगा पीआईए और नए एयरलाइंस और नए जगहों से कोलैबोरेशन करेंगे हम और पीआईए को ऑटोमेटेड कर देंगे।
मोबाइल पर एक एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे जहां सारा कमांड एंड कंट्रोल ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर को मिल जाएगा। ये कितना अच्छा प्रपोजल है, लेकिन अभी पहले इस प्रपोजल के ऊपर पीआईए का इनर बोर्ड बैठेगा। फिर इनर बोर्ड से जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो ये प्रपोजल पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में ये प्रपोजल डिस्कस होगा, इस प्रपोजल पे डिबेट होगी, बजट रखा जाएगा इस प्रपोजल का। फिर ये एक्सेप्ट हुआ, अगर एक्सेप्ट हुआ तो ये मिनिस्ट्री के पास जाएगा और फिर वहां से अप्रूवल होगा। तो इतने में तो भाई दुनिया कहां से कहां निकल चुकी होगी। प्राइवेट सेक्टर का सिंपल है ना, आज 6 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठे हुए, यही डिसीजन होगा, यही बैठना है, डिसीजन लेना है। तो गवर्नमेंट बॉडीज में डिसीजन स्लो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन सर क्या प्राइवेटाइजेशन के जहां फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? यस सर, बड़े नुकसानात हैं प्राइवेट सेक्टर के। अगर एक बिजनेस प्राइवेटाइज हो रहा है तो वो सबसे पहले आके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। अब आप देखें ना, के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ गया, हो गया ना। उसको पता है कि वो पूरे कराची की अल्टीमेट पावर है टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, अपनी मर्जी के प्राइजेस रखे हुए, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। जो फुली रिकवरी एरियाज हैं जहां से उनको पूरी रिकवरी हो रही है, वहां पे भी लोड शेडिंग हो रही है। जिस इलाके में अगर कुंडे लगे हुए हैं तो बजाय कुंडे पकड़ने के वो पूरे इलाके पर एवरेज बिल डाल देते हैं। दिस इज वेरी अनफेयर। बट प्राइवेट सेक्टर को पता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती हमारा, तो हम तो बादशाह हैं, हम ये काम करेंगे आराम से। फिर लोगों को बेयर करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर गंदगी मचाता है, गंदगी फेंक देगा, वो जहाँ की उधर की जो जनरल पब्लिक है उसे बेयर करना पड़ेगा वो सोशल कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर जो है पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, तो लोकल बिजनेस, लोकल कम्युनिटी को बेयर करना पड़ेगा। एंड प्राइवेट बिजनेसेस won't continue in loss making area despite a very high social importance। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान रेलवे, पीआरएल, पाकिस्तान रेलवे, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है राइट नाउ। और बीच में इस पे भी एक मुद्दा आया था कि पीआरएल को, पाकिस्तान रेलवे को प्राइवेटाइज कर दो। तो अब मिसाल के तौर पे कराची से सखर एक ट्रैक है, एक ट्रेन है जो कि चलती है, और अंडरस्टैंड कीजिएगा इस ट्रैक पे पाकिस्तान रेलवे को नुकसान होता है, क्योंकि इस ट्रैक पे बहुत बड़ी जेंट्री नहीं जाती, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस ट्रैक को यूज नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ट्रेन को डिसकंटिन्यू नहीं किया हुआ, कराची टू सक्कर का ये ट्रैक अवेलेबल है। सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर आकर क्या ये ट्रैक कंटिन्यू रखेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। उसे नजर आएगा कि डिमांड इतनी है नहीं और इस ट्रैक को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इस ट्रैक पे ठीक ठाक लॉस हो रहा है, तो वो इस ट्रैक को बंद कर देगा। आपको पता है इस ट्रैक पे पूरे सिंध की एक बहुत बड़ी ट्रेड डिपेंड करती है। इंटीरियर से ठीक ठाक सामान कराची आता है इस ट्रैक के थ्रू, और कराची से ठीक ठाक सामान इंटीरियर जाता है इस ट्रैक के थ्रू। दैट मीन्स इस ट्रैक पे बहुत सारे लोगों का रोजगार लिंक्ड है। प्राइवेट सेक्टर आके बंद कर देगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्राइवेट सेक्टर। ये प्रॉब्लम्स है प्राइवेटाइजेशन के। तो अब मुझे बताएं, क्या ये क्लियर है? हाँ जी गाइस, क्या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, उसके फायदे और नुकसान क्लियर हैं? परफेक्ट, परफेक्ट।
So this marks the end of our चैप्टर 2. हमारा यहाँ चैप्टर 2 वाइंड अप होता है, खत्म होता है. हम अपने चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं. सेक्शन 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है एंटरप्राइज, बिजनेस साइज एंड ग्रोथ. बहुत कमाल चैप्टर है, बहुत लाजवाब चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है. सबसे पहली चीज इस चैप्टर में है हमारे पास एंटरप्राइज. सर ये वर्ड एंटरप्राइज कुछ देखा देखा सा, सुना सुना सा लग रहा है. हाँ जी मरियम, शायान, व्हाट इज दिस वर्ड एंटरप्राइज? व्हाट इज दिस वर्ड एंटरप्राइज? क्या हमने ये पहले पढ़ा है? हैव वी समवेयर studied this word before? एंटरप्राइज. What is enterprise? कौन है एंटरप्राइज? ओके, शायान इज सेइंग ओनर. शायान इज सेइंग ओनर. बिल्कुल ठीक. रिमेंबर, ये देखें, रिमेंबर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये पढ़ा था. देखें, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये पढ़ा था. एंटरप्राइज is the owner of the business, someone who takes risk, someone who takes risk. Risk of what? Risk of starting the business. Sir, risk of what? Risk of starting the business. तो यहां मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा. लेट मी इंट्रोड्यूस यू enterprise through a video. I hope that you guys are ready for it. हाँ जी, क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं एक छोटी सी वीडियो देखने के लिए? मरियम, शायान, ऑल राइट किड्स, ऑल राइट. ये देखें आपके सामने वीडियो आने जा रही है. दिस वीडियो विल टीच अस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज क्या होता है. ऑलराइट किड्स. हाँ जी, क्या क्या समझ आया? क्या देखा आपने? कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स? कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स? सर ये वो लोग होते हैं जो कि एक विजन रखते हैं. ये वो लोग होते हैं जो फ्यूचर देखते हैं. ये वो लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं. ये इंतजार नहीं करते कि कोई आके करेगा. ये खुद चीजें करने बैठ जाते हैं. ये रिस्क लेना जानते हैं. ये इकट्ठा करना जानते हैं चीजों को, लोगों को. तो एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइज आर द ओनर्स, are the risk takers. They are visionary.
They have ability to sense future. They can see future. They have passion. They have that will to achieve something. Even when people are denying them, they say, Even if you consider me mad, I am going to do that." तो आप देखें ना, दुनिया भर में इस वक्त जो टॉप लीडर्स हैं, लो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज में लीडर्स हैं, आप देखें वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं. You can count on them. You can name them. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, like Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, हाँ भाई, मुकेश अंबानी, मलिक रियास, सर ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं. इन्होंने कुछ किया, दुनिया में आके इन्होंने कुछ अनोखा किया. तो अनोखा करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा. तो सर, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? गौर से देखिएगा. हु आर एंटरप्रेन्योर्स? हु आर एंटरप्रेन्योर्स? दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस. सर, ये बिजनेस की ड्राइविंग फोर्स होता है. एंटरप्रेन्योर के बगैर दुनिया का कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकता. याद करें जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, याद करें जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एफओपीज, तब मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. मैंने आपको बताया था कि खाली लैंड पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, खाली लैंड भर मतलब पड़ा हुआ है, ठीक ठाक लैंड पड़ा हुआ है, ठीक ठाक लेबर अनएम्प्लॉयड है पूरी दुनिया में, ठीक ठाक कैपिटल, इक्विपमेंट्स, मशीन्स डंप हुई हुई हैं, वेस्ट में पड़ी हुई हैं, रद्दी में पड़ी हुई हैं, जाया हो रही हैं. लैंड खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, लेबर खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, कैपिटल खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, जब तक उन्हें काम में लाने वाला एंटरप्रेन्योर मौजूद ना हो. तो एंटरप्राइज इज द वन हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस. दीज आर द रिस्क टेकर्स, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, हु कंबाइन factor of production and takes decisions about production. सर, ये वो लोग हैं जो रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, एक जगह लेकर आते हैं और फिर उनसे बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स. तो सवाल ये आ जाता है कि सर, क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है एक एंटरप्रेन्योर बनने का? अच्छा, आप देखो ना, एंटरप्रेन्योर्स की मैंने इतनी इतनी मशहूर मशहूर एग्जांपल दी: एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मलिक रियास, अंबानी, है ना. मैंने इतनी मशहूर एग्जांपल दी. एक मशहूर एग्जांपल देना तो मैं भूल ही गया. बताओ कौन सी? मरियम, शायान. एक एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, एक बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मैं एग्जांपल तो देना ही भूल गया. बताओ कौन सी? कैन यू गाइस, कैन यू गाइस गेस, गेस द नेम. एक 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 एंटरप्रेन्योर की तो मैं एग्जांपल देना भूल गया. अमार समाना. मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं. आई एम एन एंटरप्रेन्योर, है ना. मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, चंद छोटे छोटे बिजनेसेस हैं मेरे पास भी. तो सर, फायदा क्या है एंटरप्रेन्योर होने का? फायदा क्या है एंटरप्रेन्योर बनने का? ऐसा क्या कमाल कर लेता है एंटरप्रेन्योर? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या कारनामा अंजाम देता है, गौर से देखिएगा. पुट ओन आइडियाज इन प्रैक्टिस. वो अपने आइडियाज को प्रैक्टिस में ले आता है. जो अपने आइडियाज हैं उसके, वो उसे प्रैक्टिस में ले आता है.
ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं अपने आइडियाज को प्रैक्टिस में लेके नहीं आ सकता। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मैं अपने खुद के आइडियाज को प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ सकता। मेक यूज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्किल्स। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट और स्किल्स को यूज में लेकर आ सकता हूं। जिस चीज का मुझे शौक है, आपको आपको पता है, हम आपको और मुझे ना ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क लकी है और सर मार्क जकरबर्ग लकी है, जेफ बेजोस लकी है। सर दे आर लकी, ये लकी हैं, इनके साथ लक भी है और इन्होंने, इनके पास रिसोर्सेज भी थे, इन्होंने काम बड़ा किया। आपको पता है मार्क जकरबर्ग डू नॉट हैव मनी टू स्टार्ट फेसबुक। ही एक्चुअली टुक अ पार्टनर टू फाइनेंस द आइडिया ऑफ फेसबुक। और उसको लेके इनकी बड़ी लड़ाई भी हुई थी कि हाउ फेसबुक विल अर्न मनी। इसी तरीके से when when Jeff Bezos started Amazon, राइट, तो Amazon, पिछले Amazon ने अपने पहले 7 साल 7 years लॉस किया है। Amazon had a loss for 7 years। तो याद रखना, ये वो बिजनेसेस आज एम्पायर इसलिए बन सके क्योंकि उनके ओनर की पर्सनल इंटरेस्ट और स्किल्स इतना था कि उन्होंने बिजनेस को लेट डाउन नहीं होने दिया, जाने नहीं दिया बिजनेस को। एंटरप्रेन्योर्स हैव इंडिपेंडेंट डिसीजंस पावर। वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं और वो तबाही डिसीजंस ले सकते हैं, उनको किसी को जवाब देनी है। और एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आप वेल्दी भी होगे और फेमस भी होगे। आप देखो ना, अभी मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेमस भी हैं और वेल्दी भी हैं। बट एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर doesn't come easy. It doesn't come easy. Very high risk of failing. सर, मैं और आप एलॉन मस्क को, मार्क जकरबर्ग को, बिल गेट्स को, मलिक रियाज को तो देखते हैं कि यार ये कामयाब लोग हैं, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये तो बहुत माइनॉरिटी है ना, कई हजारों में एंटरप्रेन्योर जो फेल हो रहे हैं या फेल हो चुके हैं या फेल होते रहते हैं, हम उनके बारे में तो डिस्कस ही नहीं करते। देयर आर पीपल हु ऑलवेज शो अस द ब्राइटर साइड। उस ब्राइटर साइड के ऑपोजिट जो डार्कर वर्ल्ड मौजूद है वो तो दिखाओ। एंटरप्रेन्योर बनना आसान थोड़ी है। 99.99% एंटरप्रेन्योर बिजनेस फेल हो जाते हैं। खुद का पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, ये कोई मजाक बात थोड़ी है अपना खुद का पैसा स्टेक पे लगाना। और आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो इसका मतलब आप जॉब नहीं कर रहे, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी। याद करो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ और काम जो हम कर सकते हैं नहीं कर रहे, कोई और चीज जो हम अवेल कर सकते हैं नहीं कर रहे, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब मैं अगर यहां बैठ के टीचिंग कर रहा हूं, आज क्लास ले रहा हूं, तो मैं कुछ और नहीं कर रहा, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और एंटरप्रेन्योर्स के पास कभी कभार ना नॉलेज होती है ना एक्सपीरियंस होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स में सक्सेसफुल आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देखिएगा, नॉट एवरी एंटरप्रेन्योर बिकम सक्सेसफुल, इट इज बिकॉज दे डोंट हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी सक्सेसफुल। तो याद रखिएगा, in order to be a successful entrepreneur you have to have some characteristics। तो मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लियर है? यस प्लीज, यस प्लीज।